हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हर्ष जांगिड़। अपन पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग, बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट 4 है। आज अपन इसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोल ऑफ म्यूटेशन इन पोलर इन प्लांट, यानी कि पोलर और म्यूटेशन, इन दोनों का प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या रोल है। अब तक जो अपन देख रहे थे, अपन मेथड्स देख रहे थे किसके, प्लांट ब्रीडिंग के, कि प्लांट ब्रीडिंग होता कैसे होता है। आज अपन देखेंगे कि व्हाट इज म्यूटेशन एंड व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। आपने गाइस रेप्लिकेशन का नाम तो सुना ही होगा। ओके, तो अपने रेप्लिकेशन जब बॉडी में होता है या सेल में होता है, तो अपन जब सेल अपना जो होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ओके, यानी न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनका रेप्लिकेशन इतना सटीक होता है कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशंस होगी वो बिना किसी चेंजेस के ट्रांसफ़र हो जाती है। बट कभी कभी रेयर कंडीशन में जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके ट्रांसफरेंस में या फिर उनके रेप्लिकेशन में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और रेप्लिकेशन के अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें इरेगुलरिटी आ जाती है और उसकी वजह से उसको अपन क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। समझ आ गई बात? समझते हैं एक बार। सबसे पहले अपन समझते हैं म्यूटेशन क्या होता है। आज अपन जो पढ़ेंगे म्यूटेशन देखेंगे। व्हाट इज म्यूटेशन? तो म्यूटेशन का देखो, अपन एक छोटी सी लाइन के अंदर अपन एक चीज़ बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जीनोटाइप्स सडन चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सडन एंड एब्रप्ट changes in genetic material। समझना इस लाइन को कि अगर अपन को ये पता है कि नॉर्मली जो भी अपने जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर अच्छे से इनका डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है और ये नॉर्मल चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी चलता रहता है और रेप्लिकेशन भी अपना चलता रहता है। बट गाइस होता क्या है कि अगर इनके अंदर अगर गलती से इफ़ क्या हो जाती है, इरेगुलरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? इरेगुलरिटी अगर आ जाती है तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, इनमें कुछ भी इस वजह से क्या होगा, हेरिटेबल चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है अपन इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। तो अगर किसी भी लिविंग थिंग में, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर किसी भी कैरेक्टर में अचानक से या कुछ भी इरेगुलर चेंजेस या फिर भी कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो वो किससे होता है,
वो सारे काम कौन करता है, जेनेटिक मटेरियल से होता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। तो अपन आराम से एक चीज़ लिख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट हेरिटेबल वेरिएशंस या फिर चेंजेस। ओके गाइस, अब अपन देखते हैं सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री, किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में। सो टॉपिक इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन। कौन साइंटिस्ट आए और अपने पर म्यूटेशन की टेंशन छोड़ गए, उन्होंने क्या क्या बताया। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले 1791 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था राइट। 1791 में आए थे और उन्होंने सबसे पहले जो अपनी शिप आती है भेड़, उसमें एक लैम्ब को देखा। लैम्ब, ठीक है, यानी कि भेड़ का बच्चा मेमना जिसको बोलते हैं। बट इसकी जो टांगे थी लैम्ब विथ, इसकी जो टांगे थी वो क्या थी, छोटी थी। तो शॉर्ट लैम्ब विथ शॉर्ट लेग्स। तो ये इसने ये देखा कि भाई सबकी तो बड़ी बड़ी टांगे लेकिन इसकी छोटी टांगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ चेंजेस मतलब म्यूटेशन। तो बाद में उसने क्या किया कि इस टाइप की जो भी शिप्स थी उन्होंने क्या किया, उसी से म्यूटेशन करवा के एक अलग ब्रीड उसने क्या कर दी, डेवलप कर दी। इसने क्या कर दिया, डेवलप्ड ए न्यू ब्रीड। किससे करी इसने, इस वाली से। कौन सी करी, उस ब्रीड का नाम था एनकॉन। क्या था, एनकॉन ब्रीड। चलो ये काम तो किसका हो गया, राइट का हो गया। बाद में क्या हुआ, इसके बाद में भी म्यूटेशंस बहुत से देखे गए जिसके कारण से काफ़ी फिनोटाइपिक, उनमें अपन को क्या देखने को मिलता है, फिनोटाइपिक चेंजेस आराम से अपने को देखने को मिलते हैं। तो एक साइंटिस्ट का आपने नाम सुना होगा अच्छे से, ह्यूगो डी व्रिस। 1901 में देखो इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने म्यूटेशन वर्ड का यूज़ इसी ने किया था, ठीक है, जो कि क्या थे, हेरिटेबल थे। तो सबसे पहले इसने ह्यूगो डी व्रिस ने म्यूटेशन वर्ड यूज़ किया। इसने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन भी कैरेक्टर्स को बताते हैं, कौन से कैरेक्टर्स को, म्यूटेशन वर्ड को, उनको अपन इसने नाम दिया म्यूटेंट। म्यूटेंट किसको बोल रहा है ये, कि जो भी म्यूटेशन के कैरेक्टर्स को शो करेगा, जो इन कैरेक्टर्स को शो करेगा, उनको इसने बताया कि भाई इनको अपन बोलेंगे म्यूटेंट बोलेंगे अपन, ठीक है, बोल दिया। इसके बाद में उसने क्या बोला कि जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो दोनों प्रकार की, अपनी दोनों टाइप की जो सेल्स होती है वो हो सकती है। तो म्यूटेशन कैन अकर इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स। बोथ टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी हो गई, अपनी जर्म सेल्स हो गई, एंड सोमेटिक सेल्स हो गई। ओके गाइस, तो उसने दोनों चीज़ बताई थी कि जो म्यूटेशन होता है वो दोनों टाइप की सेल्स में हो सकता है, जो ये काम करेगा उसको अपन बोलेंगे म्यूटेंट।
ठीक है। तो जो अपनी जर्म सेल्स होगी उसमें क्या होता है कि आने वाली जो जनरेशन होती है, अपन को पता है कि आने वाले जनरेशन के अंदर अगर म्यूटेशन होता है जर्म सेल्स के अंदर, तो वहाँ पर ये फिक्स्ड रहते हैं, आने वाली जनरेशन में अपने को देखने को मिलता है। बट ह्यूगो डिवरीज ने बताया कि म्यूटेशन को अगर अपन स्पेसिएशन का, उसने एक इम्पोर्टेंट बेस बताया। ह्यूगो डिवरीज ने क्या बताया कि जो म्यूटेशन होता है ये किसके लिए है, इम्पोर्टेंट रोल रखता है, स्पीशिएशन। ओके, तो ये चीज़ उन्होंने किस में बताई थी, म्यूटेशन थ्योरी में बताई थी। ओके, ये बात तो ये ह्यूगो डिवरीज की बात हो गई। बाद में आए मॉर्गन। कौन आया, मॉर्गन 1910। मॉर्गन जी ने क्या बताया कि इन्होंने क्या काम किया कि जो एक्स रेज होती है, कौन सी रेज, एक्स रेज जो होती है, उनसे, उनके इफेक्ट से जो ड्रोसोफिला मक्खी जो होती है, उनके आई कलर में म्यूटेशन देखा। ड्रोसोफिला के आई कलर में, यानी कि उन्होंने क्या बताया मॉर्गन ने कि जो एक्स रेज होती है वो ड्रोसोफिला के आई कलर के ऊपर क्या करती है, अफेक्ट डालती है। उन्होंने ये चीज़ बता दी। लेकिन उसके बाद में और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई, काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, यहाँ तक कि अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अपने और भी प्लांट्स में मक्का हो गया अपना, ठीक है, बैक्टीरियोफेज हो गया, नेरोस्पोरा हो गया, फंजस में, काफ़ी उन्होंने बताया। फिर बाद में मूलर के एक्सपेरिमेंट्स हो गए, उसके बाद में स्टेडलर ने हो गया जिन्होंने 1929 में, और भी एक एम रॉबसन करके आए, उन्होंने मस्टर्ड गैस के ऊपर, काल्चिसिन पे, नाइट्रोसमेन पे, उन्होंने काफ़ी सारे म्यूटेट या म्यूटेजेनिक एजेंट्स की खोज करी जो इनको बढ़ावा देते हैं, जो ये इन काम में रोल रखते हैं। लेकिन इन इंडिया, मेन बात करती है इन इंडिया, अपने भारत में ये काम कब हुआ, तो ये काम सबसे पहले 1929 में फर्स्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो ये काम अपना गया कि ये म्यूटेशन ब्रीडिंग, इसने बताया कि म्यूटेशन ब्रीडिंग इंडिया के अंदर 1929 में फर्स्ट ऑफ सक्सेस हुआ। अब आगे एक और बात, अपन को ये पता है कि म्यूटेशन जो होता है वो दोनों टाइप की सेल्स में होता है, जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स में। ओके, इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप के जो सेल्स होती है, सोमेटिक और अपने जर्मिनल सेल्स, इनमें म्यूटेशन हो सकती है। और सोमेटिक जो सेल्स होती है उसमें जो भी म्यूटेशन होता है वो खाली उसी जनरेशन तक सीमित रहता है। किसमें हो रहा है, इन सोमेटिक सेल्स में क्या हो रहा है कि इसमें जो भी म्यूटेशन होगा वो उसी जनरेशन तक सीमित रहता है। लेकिन अगर अपनी बात करते हैं जर्म सेल की, जर्मिनल सेल्स की, तो उसमें क्या होगा, जो सेल्स के अंदर म्यूटेशन होगा वो आगे जाने वाली काफ़ी जनरेशन तक रहेगा। ठीक है, ये म्यूटेशन
और भी जरूरी नहीं है कि उसी जनरेशन तक रहेगा, ये आने वाली और भी जनरेशन के अंदर भी रहेगा. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सोमेटिक सेल्स, इट इज़ ओनली लिमिट इन पर्टिकुलर जनरेशन. ओके गाइज, तो दिस इज़ अबाउट व्हाट सोमेटिक एंड जेनेटिक सेल्स. बाद में जो डीवरीज थे उन्होंने ये भी बताया कि जो म्यूटेशनल थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जो म्यूटेशन है वो किसी भी स्पीसीज के अंदर उसके डेवलपमेंट का एक बेस है. कैसे बताया उसने कि एग्जांपल बताया कि जो ह्यूमन होता है उसका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, इन समझने वाली बात है, समझने इन ह्यूमन नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन HbA, इसमें ऑलमोस्ट 140 एमिनो एसिड्स. ओके, ठीक है, इसमें इतने होते हैं एमिनो, और इसकी अल्फा बीटा जो चेन होती है वो इस पर अवस्थित होते हैं. इसमें जो सीक्वेंस होती है, ओके, अपने को पता है कि 140 जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो इसके अल्फ़ा एंड बीटा जो सीक्वेंस होते हैं इस पर ये क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं. इसकी अपन एक टेबल भी देखेंगे, वो देखेंगे कि कैसे सीक्वेंस में होते हैं, कैसे नहीं होते, वो देखेंगे अपन. तो यहाँ पर क्या होता है, जो म्यूटेशन होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, HbA तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जो HbS जो होता है ये आफ्टर म्यूटेशन होता है. आफ्टर म्यूटेशन जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन मिलता है वो HbS होता है, ठीक है. और ये अपने किस में होता है, अब अगर ये चीज़ हो गई तो क्या करता है ह्यूमंस के अंदर, कौन कर रहा है, HbS की बात हो रही है, HbS इन ह्यूमंस. ये क्या करेगा, जो RBC होती है, ठीक है, उसके अंदर हेट्रोजाइगोसिटी, किसकी बात करेंगे अपन, ये अपन पढ़े थे इसके बारे में, हेट्रोजाइगोसिटी कंडीशन में ये क्या करती है, वही अपना सिकल सेल एनीमिया ये डिजीज़ को बना सकती है. समझ में आएगा इसे, यानी कि ये कैसे होगा, सीक्वेंस चेंज होने की वजह से होगा. अपन देखेंगे अल्फा बीटा सीक्वेंस जो होती है, एमिनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है उसके अंदर अगर चेंजेस आ जाता है तो म्यूटेशन हो जाएगा. और म्यूटेशन जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है HbA, अगर ये HbS में कन्वर्ट हो जाता है, और HbS कन्वर्ट हो जाता है ये आफ्टर म्यूटेशन, लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगसी कंडीशन के अंदर आ जाता है तो अपने इसके अंदर कौन सा हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ हो सकता है. ओके, अब हेट्रोजाइगसिटी कंडीशन के अंदर तो क्या, बट ये म्यूटेशन होमोजाइगसिटी कंडीशन के अंदर भी डेथ कॉज हो सकता है, कॉज ऑफ डेथ हो सकता है. अपने को पता है हेट्रोजाइगसिटी में तो होगा ही होगा, बट ये म्यूटेशन होमोजाइगसिटी कंडीशन भी हो सकता है. ये स्थिति कब बनेगी, जब HbS में जो ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ठीक है, सॉरी, ग्लूटामिक एमिनो एसिड जो होता है HbS, अब अपन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, जो ग्लूटामिक एसिड जो होता है एमिनो एसिड, ये इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, क्योंकि रिप्लेस कौन कर देगा इसको, वेलिन. ओके, ये अगर ग्लूटामिक एसिड के जगह अगर वेलिन रिप्लेस हो जाता है तो इसको लाइन में लिखें, इन HbS कौन सी कंडीशन, होमोजाइगोसिटी कंडीशन. इसमें क्या वो लिखेंगे, इफ ग्लूटामिक एमिनो एसिड रिप्लेस्ड बाय किससे, वेलिन से, देन इट कैन कॉज ऑफ
डेथ। ठीक है, तो ग्लूटामिक जो क्या नाम एमिनो एसिड होता है, इसका जो कोड होता है वो क्या होता है, क्या हो जाएगा, GAA से किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, GUA HPS। ठीक है, और AAA, ये कौन सी कंडीशन, HPC। तो ये किसका है, ग्लूटामिक एसिड का है कोड। जेनेटिक कोड अपन देखेंगे, तो ये ग्लूटामिक कोड का GA से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GUA के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। और GUA किसका है, वेलिन का है। इसमें ये कन्वर्ट होते ही ग्लूटामिक एसिड के जगह पर क्या आ जाएगा, वेलिन और लाइसिन। क्या आ जाएगा, वेलिन एंड लाइसिन। वेलिन को लिखते हैं VAL, ये एमिनो एसिड से सारे, और लाइसिन को लिखेंगे अपन समझ आ गई बात। यानी कि अगर ग्लूटामिक जो एसिड है उसके कोडोन के अंदर GAA से वो GUA हो जाता है, तो वहाँ पर ग्लूटामिक के अंदर क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। समझ आई बात, दोबारा समझो इसको। अपन को पता है कि जो ग्लूटामिक जो एमिनो एसिड है इसका जो कोड है वो है GAA। GAA अगर रिप्लेस हो जाता है किससे, GUA से, ठीक है, HPS या और AAA, यह है HPC। तो ये कंडीशन आते ही क्या हो जाएगा, जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, तो ग्लूटामिक रिप्लेस्ड बाय किसके, वेलिन एंड लाइसिन। गॉट इट। और ये काम होते ही क्या हो जाएगा, अच्छे से उसमें होमोजाइगोसिटी कंडीशन के अंदर भी कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा। कब कंडीशन में हो रहा है ये, जब ग्लूटामिक रिप्लेस्ड होगा। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी ये बात। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। ये तो जनरल थियोरी हो गई, जनरल म्यूटेशन थियोरी हो गई कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब अपन इसके बारे में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। ओके, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं म्यूटेशन के, देखो। फर्स्ट पॉइंट, म्यूटेशन जो है वो एक या काफ़ी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। म्यूटेशन के अकर इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और मैनी ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा पहला चीज़। दूसरी चीज़, नेचर में जो भी अपने ऑर्गेनिज्म में जो भी जीन है, ठीक है, उनमें स्पॉन्टेशन टाइप म्यूटेशन होता है और उनकी जो रेट होती है वो जीन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है।
यानी कि क्या बताया मैंने, जो नेचर होता है उसमें जो जीन्स होते हैं अपने, जीन्स इन ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर कौन सा टाइप का हो रहा है, इस म्यूटेशन, और इसकी जो रेट होगी, रेट डिपेंड्स करेगी किसके ऊपर करेगी, ऑन जीन्स। दूसरी चीज बात अब करते हैं कि जो म्यूटेशन होता है यानी कि आफ्टर म्यूटेशन, तो उसमें जो म्यूटेंट एलील्स है, पहले तो अपन बात करते हैं नॉर्मल एलील्स की, वो उसमें डोमिनेंट कंडीशन में, ठीक है, मतलब कि आफ्टर म्यूटेशन जो एलील्स होंगे कौन से, नॉर्मल, ये कौन सी कंडीशन में होंगे, डोमिनेंट में। और अगर अपन बात करते हैं कौन से की बात, म्यूटेंट एलील्स की, तो ये होंगे रेसेसिव कंडीशन। बट एक्सेप्शन, तो इसका ऑपोजिट भी अपने को देखने को मिल सकता है, कैन बी ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट। एग्जाम्पल अपने को देखने को मिल सकता है इपीलाइया करके, ह्यूमंस के अंदर, इन ह्यूमंस इपे दूसरी अगर अपन बात करते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी म्यूटेशन होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल म्यूटेशंस आर हार्मफुल अफेक्टेड, harmful, only 0.1% आर बेनिफिशियल, यानी कि इतनी परसेंटेज ही सिर्फ किसकी होगी, अपने बेनिफिशियल्स की होगी, बाकी की क्या होंगे अपने लिए हार्मफुल। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे अपने बात करते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर जो भी अपने जीन्स को इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, म्यूटाजेंस कहते हैं। तो म्यूटाजेंस एक अपने पास में क्या हो गया, एक टर्म आ गया, अपन उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स। ओके, which induce for mutation, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन, म्यूटाजेंस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी अपने बेस होते हैं, जैसे कि अपने या फिर रेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे एक्स या अपने गामा रेस जो होती है, या फिर नाइट्रेट्स अपने जो हो गए, तो ये इनमें सब कुछ क्या है, इनके एग्जाम्पल हो गए गामा रेस वगैरह, ठीक है, और एक्स रेस, नाइट्रस एसिड, तो ये हो गए अपने। दूसरी बात अपने को ये पता ही है कि म्यूटेशन occurs in both
टाइप ऑफ सेल्स, कौन कौन सी अपनी जर्म एंड अपनी कौन सी सोमेटिक सेल्स। अगर अपन बात करते हैं मोस्टली जो भी अपने क्या होते हैं म्यूटेंट्स होते हैं, म्यूटेंट जीन्स होते हैं, मोस्टली म्यूटेंट जीन्स और पेरियोट्रोपिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी इसके हो गई। एक और पॉइंट है इसका कि जो नॉर्मल एलील्स होते हैं उनसे अपने जो म्यूटेंट एलील होते हैं, तो जब ये प्रोसेस होता है म्यूटेशन का, तो इसमें फॉरवर्ड म्यूटेशन, ओके, ये तो क्या हो गया, इसको तो अपन क्या बोलेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन। लेकिन जब अपने म्यूटेंट एलील से किस में कन्वर्ट हो रहा है, नॉर्मल में, म्यूटेंट एलील से नॉर्मल एलील के अंदर जब म्यूटेशन हो रहा है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स म्यूटेशन बोलेंगे। तो अपना कौन सा हो गया, फॉरवर्ड जो म्यूटेशन है उसका जो रेट है वो रिवर्स से उसका ज़्यादा होता है। कैसे, दो टर्म आ गए अपने पास, फॉरवर्ड म्यूटेशन और एक तरफ हो गया अपने पास में रिवर्स म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन तो क्या हो रहा है, नॉर्मल एलील से किस में हो रहा है, किस में म्यूटेशन हो रहा है, नॉर्मल एलील टू म्यूटेंट एलील। और इधर क्या हो रहा है, जस्ट ऑपोजिट, म्यूटेंट एलील टू अपने नॉर्मल एलील के अंदर। ठीक है, तो अगर अब ये ऐसे बोल रहा है कि जो फॉरवर्ड म्यूटेशन है, यानी कि रेट ऑफ म्यूटेशन, तो ये बोल रहा है कि जो फॉरवर्ड अपना जो म्यूटेशन होता है, फॉरवर्ड जो म्यूटेशन है उसका अगर रेट अगर देखते हैं तो वो ज़्यादा है किससे, रिवर्स टाइप के म्यूटेशन से। तो अपन ये देखिए चीज़ क्या होता है, क्या होता है, मोस्टली म्यूटेंट जीन्स अपन ने बात करी, क्या नहीं होती कि फॉरवर्ड जो म्यूटेशन होता है वो रिवर्स टाइप के अपने म्यूटेशन से इसकी रेट देखने को क्या मिलेगी, ज़्यादा अपने को देखने को मिलेगी। ओके गाइस, ये तो बात हो गई अपनी इसकी। अपन थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, रिपीट अपन इसको कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अपन ने क्या देखा आज कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। जो अपने जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट, अगर उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कब आएंगे चेंजेस, जब ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे, यानी कि हेरिटेबल वेरिएशन और चेंजेस। अब अपन बात करते हैं म्यूटेशन की, तो सबसे पहले राइट आया था, उन्होंने लैब में देखा शॉर्ट लेग्स, फिर उससे उसने क्या करवा दिया, दूसरी ब्रीड डेवलप करवा दी, इसका नाम एनकॉन ब्रीड रख दिया। फिर ह्यूगो डी व्रिज आ गए, फिर ह्यूगो डी व्रिज के बाद में और पहले अगर अपन बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया के अंदर कब सबसे पहले देखने को मिला था अपने को, 1921 के अंदर देखने को मिला था। फिर अपन को ये भी पता है कि जो सोमेटिक सेल्स होती है और जो अपना जर्म सेल होता है, इन दोनों के अंदर ही म्यूटेशन अपने देखने को अपने को मिल सकता है।
फिर अपन ये बात करें कि ह्यूमंस के अंदर जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है उसमें उसको अपन HbA बोलते हैं। उसमें ऑलमोस्ट 140 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं जो अल्फा और बीटा सीक्वेंस के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं अपन इसके बारे में भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे कल की क्लास के अंदर, कि इसकी एक टेबल बनाएंगे अपन। ओके गाइस, किस टाइप की सीक्वेंस होती है। दूसरी बात करते हैं कि अगर HbS अगर आफ्टर म्यूटेशन अगर हेटेरोजाइगोसिटी कंडीशन के अंदर आ जाता है तो ह्यूमन्स के अंदर क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ हो जाता है। डिजीज़ फिर ये क्या करेगा, कॉज ऑफ डेथ। होमोजाइगोसिटी कंडीशन के अंदर भी क्या कर सकता है, कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। कब होगा, जब जो ग्लूटामिक अपना एसिड अपना एमिनो एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो कोड है वो जो उसका ठीक है वो रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से। ओके, तो ग्लूटामिक जो एसिड है वो अपना कैसे हो जाएगा, सॉरी यूरेसिल नहीं, ग्लूटामिक जो रिप्लेस है वो वेलिन से हो जाएगा रिप्लेस, या फिर अपना लाइसिन से हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो जाएगा, डेथ अपने को देखने को मिल सकती है। फिर अपन देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूटेशन के अंदर अपन को पता है कि म्यूटेशन क्या ना करें, सिंगल ऑर्गेनिज्म कितने भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन देखने को अपने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जीन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस टाइप के म्यूटेशन में होता है जिसका जो रेट है वो उस जो जीन होते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि उस पर वो किस टाइप से होगा। अगर आफ्टर म्यूटेशन की बात करते हैं अपन, तो एलिल्स क्या होता है उसको अपन किस में देखेंगे, नॉर्मल में देखेंगे। नॉर्मल जो होंगे एलिल्स उसको अपन डोमिनेंट बोलेंगे, और जो म्यूटेंट होंगे एलिल्स उनको अपन क्या बोलेंगे, रेसेसिव बोलेंगे, रेसेसिव कंडीशन में रखेंगे। बट एक्सेप्शन के अंदर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। एग्जाम्पल एपिलिया जो होता है उस कंडीशन के अंदर उतने पर वो डिजीज़ हो जाता है। दूसरा, सारे म्यूटेशंस क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ऑलमोस्ट 0.1% ही अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं। फिर म्यूटेशंस की अपन बात करें तो ये सारी चीज़ें अपने बारे में होकर फिर अपन ने फॉरवर्ड म्यूटेशन देखा, रिवर्स म्यूटेशन देखा। नॉर्मल एलील से अगर म्यूटेंट एलील में कन्वर्ट हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है नॉर्मल एलील से म्यूटेंट से, तो वो किससे होगा, फॉरवर्ड में। और अगर अपन बात करते हैं म्यूटेंट टू नॉर्मल, देन दिस इज व्हाट, रिवर्स। नाउ टॉपिक इज molecular mechanism of mutations. तो बस क्या होता है मोलिकुलर विकेस, देखते हैं कि अपना जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जीन और उनकी केमिकल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें उनका म्यूटेशनल जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बारे में अपने को मोलिकुलर मैकेनिज्म की भी अपने को बात पता चली, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर केमिकल प्रोसेस के साथ में अपने को उसका ये भी पता चला। तो अपन को ये पता है आज कि अपन किसी भी जीन को कोड करने के लिए डीएनए की उनके जो बेस होते हैं, उनका बेस का जो सीक्वेंस होता है, उनके रूप में अपन जो उनका जेनेटिक कोड होते हैं उनके रूप में अपन उनको कोड करते हैं। बट अगर उनके कोड के अंदर अगर चेंजेस आ जाते हैं तो उसको अपन बोलेंगे अपन म्यूटेशन। जेनेटिक कोड हो गया, जेनेटिक कोडोन आपने जिसका नाम सुना होगा। तो म्यूटेशन इस इंफॉर्मेशन को करने के लिए कई बार होता है, तो अपन इसको दो प्रोसेस में पढ़ेंगे। पहला सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। देखो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक बेस होता है, अपन को पता है 4 टाइप के बेस होते हैं डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन।
और आरएनए में यूरेसिल होता है। जितने 4 टाइप के बेस होते हैं, तो इन बेस की अपन बात कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बेस होता है, एक बेस का चेंज दूसरे बेस से हो जाता है। कैसे? जैसे कि प्यूरिन की जगह पर पिरामिडिन आ जाए, या फिर पिरामिडिन को ट्रांसिस्ट कर दे कौन, उनका यानी कि या तो प्यूरिन की जगह पिरामिडिन आ जाए या पिरामिडिन की जगह प्यूरिन आ जाए। तो ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रांजिशन। बट अगर प्यूरिन की जगह पर पिरामिडिन या इसका विलोम जो होता है, इस ये जो प्रोसेस होता है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसवर्जन बोल रहे हैं। ओके गाइस, तो अपन बात क्या बोले कि प्यूरिन के जगह पर या प्यूरिन के या पिरामिडिन की जगह पर पिरामिडिन के प्रतिस्थापन को, इनके ऊपर अगर कोई जगह पर कुछ आ जाता है दूसरा बेस, तो अपन उसको बोलेंगे ट्रांजिशन। लेकिन प्यूरिन के जगह पर अगर पिरामिडिन या इसका अगर ये प्रोसेस है, अपन इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन अपन बोलेंगे। तो ये तो बात होगी सब्स्टिट्यूशन की। दूसरी अपन बात करते हैं, एक मिनट, तो नेक्स्ट जो है वो आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में गाइस क्या होता है कि इसमें क्या होगा, कुछ जो बेस होते हैं, ओके गाइस, या उनका हट जाना, या तो जुड़ जाना या उन बेस का जुड़ जाना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है अगर वो नहीं मिल पाती है तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड की, फ्रेम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल डीएनए शिफ्ट की अगर अपन बात करें, तो अगर अपन इसके कोडन की बात करें 5, अपन को पता है डीएनए से 5 जो हट चलेगा, तो TAC एग्जाम्पल लेते हैं, GGA TCC ATT। अगर अपन इसको 3 to 5 लिखेंगे तो अपन को पता है कि इसका क्या हो जाएगा, TAC का तो जो थायमिन होता है वो एडेनिन में चेंज होता है, ठीक है, एडेनिन थायमिन में, साइटोसिन ग्वानिन में, ग्वानिन साइटोसिन में, ग्वानिन साइटोसिन में, एडेनिन थायमिन में, इस तरह के चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल की बात हो गई। लेकिन अगर अपन बात करते हैं ट्रांजिशन की, तो ट्रांजिशन के अंदर जैसे कि गाइस TGC, एक मिनट, TGC GGA, तो अपन ने ट्रांजिशन में ये देखा था कि उसके स्थान पर को बेस का क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। कैसे होगा, ग्वानिन की जगह क्या आ जाएगा अपने, जैसे कि साइटोसिन हो गया इधर, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन मेथड बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इसी का ट्रांसवर्जन अगर अपन देखते हैं, तो ट्रांसवर्जन क्या होगा, रिप्लेस कर देगा, तो रिप्लेस के अंदर भी अपन क्या कर देगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अपन फ्रेम शिफ्ट में अपन इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेम शिफ्ट में इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके बाद में अपन बात करेंगे एक और टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम होगा मेथड्स ऑफ डिटेक्ट म्यूटेशन इन प्लांट। अपन इस टॉपिक के बारे में देखेंगे कि ये टॉपिक क्या होता है, इसके बारे में अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो गाइस इसमें क्या होता है कि
चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी या डिटेक्ट करने के लिए म्यूटेशन प्लांट्स के अंदर अपन क्या करेंगे, तो इसमें पहला प्रोसेस क्या होता है कि ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, रेसेसिव और डोमिनेंट होते हैं, उनमें उपस्थित होते हैं, तो अपन उसमें क्या करेंगे, जो स्ट्रेन होते हैं उनके, कौन से वाले स्ट्रेन, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, तो उनको अपन म्यूटाजन से करवा करके उनको क्या करवाएंगे, म्यूटेशन करवाएंगे उनमें। डोमिनेंट को क्या करेंगे अपन, एक स्ट्रेन से लेकर के उनके कोई म्यूटाजन से अपन उसका म्यूटेशन करवाएंगे। उसके बाद में अपन उसके जो रेसेसिव कैरेक्टर वाला है स्ट्रेन, उसका भी अपन हाइब्रिडाइजेशन या उसका करवा करके उसका क्या करवा लेंगे, उसके स्ट्रेन से म्यूटेशन करवा लेंगे। और जो अपने रेसेसिव प्लांट है उसको अलग करके की काउंटिंग करके अपन उसको फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे कि जीन में म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी 5%, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो अपन करेंगे रेसेसिव फिनोटाइप लेंगे एक, तो ये पहला प्रोसेस इसका। पहला तो अपन क्या करेंगे, रेसेसिव फिनोटाइप, फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी प्लांट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से, तो ये क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, म्यूटेशन इन जीन। अगर अपने को पता है डोमिनेंट जीन के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो इसका जो रेसेसिव होता है उसके साथ में दूसरा भी जो रेसेसिव एलील होगा वो डोमिनेंट को क्या करेगा, म्यूटेंट करेगा, और उससे उसके पेरेंट्स से उसको वो मिलेगा। या जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके से अगर करवाएंगे तो अपने को पता है डोमिनेंट ही मिलेंगे। यानी कि अगर अपन रेसेसिव से अगर करवाएंगे तो अपन को रेसेसिव मिलेंगे, डोमिनेंट से करवाएंगे तो अपन को क्या मिलेंगे, डोमिनेंट मिलेंगे। तो अगर अपने को क्या पता चला है, अगर डोमिनेंट जीन के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो एक अपने को क्या मिलता है, रेसेसिव के साथ में दूसरा भी अपने को क्या मिलेगा, रेसेसिव अपने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया। अब कल अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो देखेंगे वो देखेंगे म्यूट आइडेंटिफिकेशन। इसके मैं थोड़े थोड़े इनको आपको सिर्फ मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा बहुत इनको पढ़ कर आ जाओ कल की क्लास के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन इन फ्रूट फ्लाई कौन सी, वही अपनी ड्रोसोफिला। तो ये अपन इसके बारे में भी अपन कल देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे अपन म्यूटेशन का किसके अंदर, फ्रूट फ्लाई का। ये अपन एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर अपन एक मेथड आएंगे। इसके अंदर कौन कौन से मेथड आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो पहला मेथड आएगा वो आएगा म्यूलर 5। दूसरा जो मेथड आएगा वो आएगा इसका CIB मेथड। थर्ड इसका मेथड आएगा वो आएगा इसका C फैक्टर CIB, ठीक है। तो सॉरी, दूसरा इसका मेथड आएगा CIB मेथड, और इसका थर्ड आएगा वो आएगा अपना, आपके शायद सिलेबस में तो ये है यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन के अंदर अपन क्या देखेंगे, दो मेथड देखेंगे अपन म्यूटेशन ऑफ, तो मूलर 5 करके एक CIB मेथड। CIB मेथड के अंदर भी अपने पास में एक तो C फैक्टर करके होगा, ठीक है, एक I के लिए होगा और एक अपने CIB मतलब तीनों का, और एक होगा डोमिनेंट I बार, डोमिनेंट
डोमिनेंट आई बार, कौन सा, बी। तो इस तरीके से CIB मेथड अपने पास होगा। ये सेक्स लिंक लीथल के अपन इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके बारे में अपन कल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ के आना। अपन कल इसका अच्छे से मोलिकुलर मैकेनिज्म अपन देखेंगे अपन इसके अंदर, जिसमें अपन कौन सा देखेंगे, अपन फ्रेम शिफ्ट देखेंगे। और फ्रेम शिफ्ट देखने के बाद में अपन मेथड्स देखेंगे कि कैसे इनको अपन डिटेक्ट करते हैं। ओके गाइज, तो ये आज आपकी क्लास थी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन गाइज, गुड बाय एंड थैंक यू क्लास।